ओके सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एंडो की फार्माकोलॉजी। आपने अब देख लिया है ग्रोथ हार्मोन को पढ़ के कि ये सारी की सारी फिजियोलॉजी से ही बेसिकली रिलेट होती है। ठीक है जी। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जो इंटीरियर पिट्यूटरी थी और इंटीरियर पिट्यूटरी में भी हमने जो 3 चीज़ें थी वो डिस्कस कर ली। उन 3 चीज़ों में हमने ग्रोथ हार्मोन को भी पढ़ लिया, उसके अलावा प्रोलैक्टिन की भी बात कर ली, गोनाडोट्रोपिन की भी बात कर ली। ठीक है जी। अब बाकी जो इंटीरियर पिट्यूटरी में से 2 मेजर चीज़ें हमारे पास रहती हैं, थायराइड की बात सारी की सारी। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और वो किस तरह थायराइड पे जाके एक्ट करेगा और वहाँ से T3 और T4 की प्रोडक्शन और बाकी सारा सिनेरियो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको पता है यहाँ से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है और वो जाके एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और एड्रीनल ग्लैंड से आगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस बनेंगे। ठीक है, हमने इनकी भी बात करनी है। इसके अलावा हमने एंडो के अंदर डायबिटीज़ को पढ़ना है और एंडो के अंदर हम पढ़ेंगे बोन रिलेटेड इश्यूज़ को, यानी कैल्शियम डिपॉजिट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बाद में पढ़नी। अब इंटीरियर पिट्यूटरी की ये वाली जो बात है थायराइड वाली, ये मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से जो 2 हार्मोन रिलीज होते हैं उनको भी कवर किया हुआ है। सो पहले ज़रा हम उनकी बात कर लेते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि कौन है, ऑक्सीटोसिन है और दूसरा वेसोप्रेसिन है। ठीक है, पहले इनकी बात करते हैं फिर थायराइड आज स्टार्ट करेंगे। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ये ऊपर हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ इन्फेंडिब्यूलम। यहाँ पे ऊपर हाइपोथैलेमस के अंदर ही ऑक्सीटोसिन बनता है और हाइपोथैलेमस के अंदर ही वेसोप्रेसिन बनता है। बस ये वेसोप्रेसिन और जो ऑक्सीटोसिन है ये थ्रू एक्सोनल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टुवर्ड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी और यहाँ पे ये स्टोर होते हैं, सिर्फ बने नहीं है, बनते ये हाइपोथैलेमस में। ठीक है, अब जब न्यूरोनल सिग्नल्स आते हैं तो यहाँ से फिर ये रिलीज होते हैं और अपना काम करते हैं। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन पड़ा हुआ होता है, एक तो हमारे पास वहाँ पे पड़ा हुआ है ऑक्सीटोसिन और दूसरा क्या पड़ा हुआ है, वेसोप्रेसिन। ठीक है जी। अब जो ऑक्सीटोसिन है, जब हमारे पास हाइपोथैलेमस में से सिग्नल्स आएंगे, जैसे मैंने कल आपसे बात की थी कि हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ और हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक सिस्टम के थ्रू जिसमें न्यूरोनल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं उसके थ्रू ये कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस से जब हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक सिस्टम के थ्रू सिग्नल्स आते हैं तो ऑक्सीटोसिन जो है वो इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है जहाँ पे वो सिर्फ स्टोर हुआ बता। रिलीज होने के बाद इस ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, तो ये ऑक्सीटोसिन यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शंस कराता है और इसीलिए हम इसको इंट्रावीनियसली दे के रीइंफोर्स कर सकते हैं या लेबर को इंड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, एक तो बात ये है कि ये ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन करता है। ठीक है, ये भी आप सबको पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एट द टाइम ऑफ लेबर ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है और डिलीवरी को पॉसिबल करता है। अगर हमें इसको फार्माकोलॉजिकली देना पड़े, हम इसकी फार्माकोलॉजिकल स्पेक्स अप्लाई करेंगे तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम या तो ऑक्सीटोसिन का बाहर से एगनिस्ट दे सकते हैं या हम इसका क्या दे सकते हैं, एंटागनिस्ट दे सकते हैं। जब हमने इसका एगनिस्ट देना होगा तो फिर क्या होगा, एगनिस्ट देने से कॉन्ट्रैक्शन इन्हेंस होंगी। तो कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं कि उनका डिलीवरी का टाइम हो चुका होता है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शंस अपीयर नहीं हो रही होती या होती हैं तो इनकी इंटेंसिटी इतनी स्पेयर नहीं होती। सो हम ऑक्सीटोसिन एगनिस्ट देंगे ताकि हम इंड्यूस कर सकें या फिर रीइंफोर्स कर सकें, इंड्यूस कर सकें या रीइंफोर्स कर सकें किसको, लेबर कॉन्ट्रैक्शन को। तो एगनिस्ट क्यों देंगे हम, एंटागनिस्ट कब देंगे, अगर किसी को कॉन्ट्रैक्शंस वक्त से पहले आ जाएं तो भी हम देंगे। उसके अंदर वो कहता है कि इसका एंटागनिस्ट है एटोसाइबिन। ठीक है, इसका एंटागनिस्ट है कौन, एटोसाइबिन। वो क्या है, वो ऑक्सीटोसिन के एक्शन को एंटागनाइज करता है, टोकोलिटिक है और इसको दे के हमने प्री टर्म लेबर को या प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करना होता है, सप्रेस करना होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन है और उसकी फार्माकोलॉजिकल बातें हो गई। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास वेसोप्रेसिन। जो वेसोप्रेसिन है इसके 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, उनके थ्रू ये एक्ट करता है। वेसोप्रेसिन का रिसेप्टर 1 भी होता है और रिसेप्टर 2 भी होता है। ठीक है, जो वेसोप्रेसिन का रिसेप्टर 1 है यानी V1 है, ये कहाँ पे होता है, ये स्मूथ मसल्स में होता है और स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस कराता है। फॉर एग्जांपल ईसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन कराता है और पहले भी हमने पढ़ा ईसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शंस हमें कहाँ पे ज़रूरत है, अगर ईसोफेजियल वेरिसेस हो। ठीक है, सो ईसोफेजियल वेरिसेस के केस में हम V1 का एगनिस्ट दे सकते हैं। V1 का एगनिस्ट देंगे, स्मूथ मसल स्पेशली ईसोफेगस की कॉन्ट्रैक्शन होगी और वेरिसेस थी यानी ब्लीडिंग टेंडेंसी थी तो कॉन्स्ट्रिक्शन से वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और अगर ब्लीडिंग होगी भी तो वो कम होगी। दूसरी बात है V2 रिसेप्टर। V2 रिसेप्टर वेसोप्रेसिन के लिए जो होते हैं वो
कहाँ पे होते हैं, वो हमारे पास होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के लेवल पे, और वहाँ पे जब ये वैसोप्रेसिन जाके V2 पे लगता है तो चैनल्स इंसर्ट कर दिए जाते हैं, और चैनल्स जब वहाँ पे इंसर्ट होते हैं तो वहाँ से मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। सो इसका दूसरा नाम जो है वो ADH भी है, क्योंकि इसका एंटी डायूरेटिक इफेक्ट है। ये डायूरेसिस यानी वाटर को बहुत ज़्यादा यूरिन में जाने नहीं देता। सो वाटर की क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। वाटर की क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब बात आ जाती है कि हम वैसोप्रेसिन एगनिस्ट भी दे सकते हैं, एंटागनिस्ट भी दे सकते हैं। एक मैंने आपको बता दी बात कि वैसोप्रेसिन हम एगनिस्ट दे सकते हैं, किसके लिए, इसोफेजियल वेरिसेस के लिए, ठीक है। दूसरी बात है, इसका एगनिस्ट और हम कहाँ पे देंगे बच्चों, एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। उस डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या हो रहा होता है कि आपके पास जो ADH है ना वो ठीक से बन नहीं रहा होता, ठीक है। ADH क्या है, ठीक से बन नहीं रहा होता, तो तब हम क्या करते हैं कि इसका एगनिस्ट जो है वो बाहर से दे देते हैं। तो सो डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी हम क्या दे सकते हैं, उसमें भी हम ADH के एगनिस्ट देते हैं, और वो ADH का एगनिस्ट क्या करता है, आपको इसमें यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए हम ADH एगनिस्ट बाइट से देते हैं, और उसकी क्या करा लेते हैं, बहुत सारी रीस्टोर करा लेते हैं या रीअब्जॉर्प्शन करा लेते हैं एगनिस्ट देके। अब दूसरी बात आ गई कि वैसोप्रेसिन एंटागनिस्ट अगर हम देंगे तो वो कब देंगे। अच्छा, कुछ लोगों में ऐसा है जैसे हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होंगे, या फिर कोई और जिनमें हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, उनकी बॉडी क्या कर रही होती है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर को रिटेंट करती है। जब वाटर को रिटेंट कर रही होती है तो उसकी वजह से क्या बढ़ता है, वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है प्री लोड हार्ट के ऊपर बढ़ता है, वीनस रिटर्न बढ़ता है, और हार्ट लोड वगैरह बढ़ता है, तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है और हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की स्टेट में चला जाता है। और इसी तरह वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होने से जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, और पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया। तो इस हाइपोनेट्रीमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के इफेक्ट को ब्लॉक करने के लिए हम ADH एंटागनिस्ट दे देते हैं, ताकि उसकी बॉडी जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन ना करे और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बॉडी से बाहर जाए। तो ये हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके हार्मोन्स हैं, और उनकी कुछ फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थी जो हमने बात कर ली, ठीक है जी। और ऑक्सीटॉक्सिन को हम एगनिस्ट के तौर पे भी देते हैं, और एंटागनिस्ट के तौर पे भी। एगनिस्ट के तौर पे जब हम लेबर इंड्यूस कराना चाहें, और एंटागनिस्ट तब कि जब प्री टर्म लेबर हो और उसको हम सप्रेस कराना चाहें। दूसरी बात हमने की वैसोप्रेसिन की, तो वैसोप्रेसिन के एगनिस्ट भी दे सकते हैं, एंटागनिस्ट भी दे सकते हैं। एगनिस्ट तब देंगे जब इसोफेजियल वेरिसेस का केस होगा, और एंटागनिस्ट हमने कब देने हैं, जब पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस भी क्या आता है, एगनिस्ट फेस में आता है। जबकि अगर पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो हम एंटागनिस्ट देंगे, ताकि उसकी बॉडी से जो वाटर लोड है वो कम हो जाए, ठीक है जी। सो ये बात हमने कर ली पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। अब हम इंटीरियर पिट्यूटरी का नेक्स्ट हार्मोन डिस्कस करेंगे, जो कि है थायराइड हार्मोन, ठीक है जी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थायराइड हार्मोन जो है इसका क्या सिनेरियो क्या है, किस तरह से हो रहा होता है बॉडी में। तो सबसे पहले जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है या रिलीजिंग फैक्टर है वो प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहाँ आता है, इंटीरियर पिट्यूटरी में। और इंटीरियर पिट्यूटरी में किसको स्टिमुलेट करता है, थायरोट्रॉप को। थायरोट्रॉप जो है वो आगे से रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा और आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, और थायराइड ग्लैंड में से आगे क्या करेगा, जब ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है ना, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के सारे स्टेप्स को इन्हेंस कर देता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन बनने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, सो ये आयोडीन के अपटेक को बहुत ज़्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा देता है। आयोडीन अंदर जाता है, और यहाँ पे ना हमारे पास थायराइड के पास दो तरह के सेल्स होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स भी होते हैं और कुछ पैराफॉलिक्यूलर सेल्स भी होते हैं। ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या रिलीज करेंगे, T3 और T4 रिलीज करेंगे, ठीक है। जबकि पैराफॉलिक्यूलर सेल जो है ये कैल्सीटोनिन रिलीज करते हैं, जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है, और उसे हम बोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हमने क्या बात की कि जब सिग्नल्स जाते हैं तो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी को। इंटीरियर पिट्यूटरी आगे से ऑर्डर देती है थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है, T3 और T4 रिलीज़ करता है। अब T3 और T4 में ये बात है कि T3 जो है वो हमारे पास कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, T4 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन T3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो T4 है वो रिलीज़ होने के बाद पेरीफ्री में आके, लिवर में आके, किडनी में आके, टिश्यूज़ में आके T3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम पेरीफ्रल कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। एक ये बात हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये है कि हम इसकी सिंथेसिस की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, बल्कि पहले सिंथेसिस की ही बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि थायराइड ऐसे क्या काम करता है, और अगर थायराइड ज़्यादा होगा तो वो काम ज़्यादा हो जाएंगे और वो कितने खतरे वाले हैं, और अगर थायराइड कम होगा तो क्या मसले होंगे और हमें उन्हें ट्रीट करना है। तो सिंथेसिस जो है वो आपको ऑलरेडी भी आती है, डिटेल आप देखना चाहते हो तो मेरे साथ में वीडियो भी टैग कर दूँगी
एंडोक्राइन फिजियोलॉजी की, तो सबसे बेसिकली अगर ये हमारे पास एक फॉलिक्यूलर सेल है, ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे ये कोलॉइड होता है, ठीक है, पिंकिश सा मटीरियल होता है थायराइड ग्लैंड में, जहाँ थायराइड हार्मोन ने सिंथेसाइज होना है। सो इसको उठा के ना हम ज़रा बाहर बना लेते हैं, पता नहीं सही मुझे नहीं बनाना आता, लेकिन हम इसको ये ऐसे बना लेते हैं कि हमने ये इसका एक पीस उठा के ना, ये वाला एक पीस जो है ये हमने उठा के बाहर बना लिया, सही है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, ये मैंने कोलॉइड बनाया है। अच्छा, अब ये है सबसे पहले कि आयोडीन जो है आयोडाइड की फॉर्म में हमारी डाइट में हमें फूड सप्लीमेंट्स वगैरह में मिलता है। ये आयोडाइड जो है सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड द फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है, ये वाला ना फॉलिक्यूलर सेल है और ये वाला जो है वो कोलॉइड है सारा, ठीक है। तो ये आयोडाइड जो है वो सबसे पहले क्या होगा, एक सोडियम ट्रांसपोर्टर की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द फॉलिकल। लेकिन ये जो आयोडाइड है, अब ये आयोडाइड जो है ये इस फॉर्म में तो नहीं हार्मोन की सिंथेसिस कर सकता, तो इसको पहले क्या होना पड़ता है, ऑक्सीडाइज होना पड़ता है। तो ये ऑक्सीडाइज भी होता है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है टुवर्ड द कोलाइड। अब ये जब इसने ट्रांसपोर्ट होना है तो ऑक्सीडाइज होना है, तो ये किस एंजाइम की मदद से होगा, आपने याद रखना है कि इसके सारे स्टेप्स पे ना एक ही एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम पेरोक्सीडेज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरोक्सीडेज। तो इसकी सिंथेसिस के सबसे पहले स्टेप क्या है कि हमारे पास आयोडाइड ने ट्रांसपोर्ट होना है, दूसरी बात है आयोडाइड ने ऑक्सीडाइज होना है और आयोडीन में कन्वर्ट होना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में से एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होना है। तो कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच होगा, ये यहाँ पे एक पड़ी हुई होगी हमारे पास थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। और ये जो थायरोग्लोबुलिन है इसके ऊपर पड़े हुए होते हैं टायरोसिन रेजिड्यू। क्या होते हैं, टायरोसिन रेजिड्यू। तो ये आयोडीन थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ, समझ लो ये आयोडीन था गोल सा, तो ये इसके टायरोसिन रेजिड्यू के साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा। सो इसका अपटेक हुआ, ऑक्सीडेशन हुई और अटैचमेंट होने लगी। सो ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेशन और थर्ड स्टेप ये जब अटैच होता है, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन रेजिड्यू के साथ अटैच होकर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिफिकेशन। और अगेन ये ऑर्गेनिफिकेशन भी पेरोक्सीडेज की प्रेजेंस में होती है। अब बात वो ये करता है कि ये जो थायरोग्लोबुलिन के ऊपर है ना टायरोसिन, कभी कभी टायरोसिन पे एक ही लगा हुआ है और किसी किसी टायरोसिन पे दो आयोडीन लगे हुए हैं, किसी टायरोसिन पे एक लगा हुआ है और किसी टायरोसिन पे दो लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास मोनो आइडोटायरोसिन है और डाई आइडोटायरोसिन, मोनो आइडोटायरोसिन और डाई आइडोटायरोसिन जो हैं वो बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसी जगह पे ये दो लगे हुए होंगे, जहाँ पे दो लगते हैं ना वो ज़रा ज़्यादा होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये दो आयोडीन जो हैं वो लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना है कि ये जो मोनो आइडोटायरोसिन है और ये जो डाई आइडोटायरोसिन है, ये कहते हैं कि हम क्यों ना आपस में क्या कर लें, कपलिंग कर लें, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं। कैसे कपलिंग करते हैं, ये 1 और 2 वाला मिक्स हो जाता है। जब ये 1 और 2 वाला मिक्स हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है, T3 बन जाता है। ट्राई आइडोथायरोनिन बन गया मोनो और डाई के कॉम्बिनेशन से। और अगर डाई और डाई आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, T4 बन जाएगा, टेट्रा आइडोटायरोनिन, ठीक है, या थायरोक्सिन बन जाएगा। अब जब ये T3 और T4 बना, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कपलिंग। सो कपलिंग के बाद T3 और T4 बन जाते हैं। बीच में हमारे पास कुछ मोनो डाई भी होते हैं, लेकिन मोनो डाई वाले रिलीज नहीं होते, ये पैक होते हैं वेजिकल की फॉर्म में। और जैसी बॉडी सिग्नल देती है तो ये वेजिकल ट्रांसपोर्ट होती है यहाँ पे इसकी एक्सोसाइटोसिस होती है, T3 और T4 रिलीज होकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि जो मोनो और डाई आइडोटायरोनिन वगैरह होते हैं उनकी रीअपटेक हो जाती है। तो ये इस तरह से हमारे पास सिंथेसिस हो रही है। सिंथेसिस पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि किस स्टेप पे ब्लॉक करके हमने हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हुई, इसकी ट्रांसपोर्ट हुई, फिर इसकी ऑक्सीडेशन हुई, ऑर्गेनिफिकेशन हुई, कपलिंग हुई, पैकेजिंग हुई और रिलीज़ हो गया। तो ये सारा स्टेप कौन सा था, ये सारी बात थी किसकी, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस की, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट ये कैडजन के अंदर बताता है आपको कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, जब ये रिलीज़ होता है और या के थायराइड पे एक्ट करता है, तो ये थायराइड से इसकी अपटेक, इसकी सिंथेसिस और इसकी रिलीज सारे स्टेप्स को बढ़ा देता है, ठीक है। और जब अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, जब ये T3 और T4 के लेवल जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, जिसने स्टिमुलस दिया था कि थायराइड चाहिए, जब T3 और T4 ज़्यादा हो जाते हैं तो ये नेगेटिवली इनहिबिट कर देते हैं किसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। इसका मतलब है कि अगर T3 T4 ज़्यादा होंगे तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। अब एक डिजीज़ को उसने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ, थोड़ा सा रिलेट किया, आपको पहले भी इस डिजीज़ के बारे में पता होगा। एक डिजीज़ होता है उसे हम कहते हैं ग्रेव डिजीज़, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्रेव डिजीज़ कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जाके क्या करती हैं
कि वो रिसेप्टर जिनको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट करना था उन रिसेप्टर्स को जाके बार बार स्टिमुलेट करती हैं। बहुत ज़्यादा T3 T4 बनेंगे और ये T3 T4 जो थोड़ा बहुत थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है उसको भी क्या करती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो नहीं है, वो तो इसको स्टिमुलेट नहीं कर रहा, लेकिन इसको स्टिमुलेट कर रही हैं एंटीबॉडीज़ जो इनसे मुशाबत रखती थी और उन्होंने रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया। तो ग्रेव डिजीज़ के अंदर जो फाइंडिंग्स होती हैं पेशेंट की जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें T3 T4 के लेवल प्लाज्मा में हाई मिलते हैं, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स बहुत कम मिलते हैं। ठीक है जी, ये बात उसने यहाँ पे की हुई। नेक्स्ट बात वो ये करता है कि ये जो थायराइड हार्मोन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से T3 और T4 रिलीज होते ज़रूर हैं, लेकिन T3 जो है उसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं सरफेस पे भी और एंडोजीनियस रिसेप्टर्स भी उसी के लिए होते हैं। T4 जो है उसको कन्वर्ट होना पड़ता है पहले T3 में, सो इसकी कन्वर्जन होती है लिवर में, टिश्यूज़ में, किडनीज़ वगैरह में, और उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कन्वर्जन। ये एक अपना आयोडीन का मॉलिक्यूल लूज़ करके T3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये T3 में कन्वर्ट हो गया तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका ये है कि ये सेल के अंदर जाके एक रिसेप्टर पे अटैच होते हैं, फिर रिस्पॉन्स एलिमेंट के थ्रू ये न्यूक्लियस पे एक्ट करते हैं। न्यूक्लियस से ये किसको ऑल्टर करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को भी करेंगे और ट्रांसलेशन को भी करेंगे। DNA से मैसेंजर RNA और मैसेंजर RNA से प्रोटीन्स बनाएंगे। ये इनका हार्मोन्स का बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस को थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एनहांस करते हैं। फिर वो कहता है कि कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ये बनाता है, तो उसमें सोडियम पोटाशियम ATPases बनाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बनाता है, ऐसे एंजाइम्स या ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो लिपिड मेटाबॉलिज्म को एनहांस करती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल कंपोनेंट्स बनाता है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस को थायराइड एनहांस करता है। इन प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा ये कौन बना देता है, सोडियम पोटाशियम ATPases जो होती हैं ना, उनके लेवल्स को एनहांस कर देता है। ठीक है जी, और हमने इसको फिजियोलॉजी में बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये क्या करता है, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन जिनकी हमें ज़रूरत है, कुछ ग्रोथ के लिए कंपोनेंट वो ज़रूरत हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाएगा जो कि मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर देंगे। तो बेसिकली थायराइड जो है ये एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये ओवरऑल बॉडी में मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर देता है। ठीक है, कहता है ना सिर्फ रिसेप्टर इंट्रासेलुलर ही होते हैं बल्कि T3 के लिए कुछ रिसेप्टर सरफेस पे भी पड़े होते हैं। सो ये थायराइड जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। प्यूबर्टी में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मेल्स में भी स्पेशली डेवलपमेंट ये कराता है हमारे स्केलेटल मसल की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उसके अलावा फैट, प्रोटीन, कार्ब और विटामिन मेटाबॉलिज्म सब में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मसला क्या है, अब हम थायराइडिज्म तो इतना मतलब इसकी जो फंक्शंस हैं उनकी तो इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक इधर वीडियो टैग कर दूंगी, आप उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, अब मसला कब आएगा, मसला तब आएगा अगर हमारे पास ये जो T3 T4 है इसके लेवल्स कम हो जाएं, या फिर ये जो T3 T4 है इसके लेवल ज़्यादा हो जाए। अगर इसके लेवल ज़्यादा हो जाएंगे ना तो उसका ट्रीटमेंट उन्होंने बुक में डिस्कस किया है। इसके लेवल जब ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर इसके लेवल्स कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो में मतलब क्या है, थायराइड हार्मोन कम है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, या आयोडीन इनटेक उसका बढ़ा देंगे या थायराइड हार्मोन बाहर से देना शुरू कर देंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म में मसला ये है कि थायराइड ज़्यादा बन रहा है। जब ज़्यादा बन रहा है तो इसका ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा बनने को हम यहाँ पे भी रोक सकते हैं, यहाँ पे भी रोक सकते हैं, यहाँ पे भी रोक सकते हैं। तो ज़्यादा बनने को हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ड्रग्स देके ब्लॉक कर सकते हैं। सो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपकी बुक के अंदर इसने हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म की ना कुछ सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस किए हैं। सो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको पता है बच्चों क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में सारी वो वाली कंडीशंस आपने लिख देनी है जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से होती हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से क्या होता है कि आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें ब्रेडिकार्डिया होता है पेशेंट को, एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नर्वसनेस होती है, हाइपरकाइनेसिया होता है। उसके अलावा वेट लॉस होता है बहुत ज़्यादा, वार्म मॉइस्ट स्किन होती है, स्वेटिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा, और वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हीट इंटॉलरेंस है। ठीक है, जबकि हाइपो की अगर बात करें तो हाइपो के अंदर वो पेल और कोल्ड और येलो स्किन के साथ होता है, उसमें ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट कम है, एपेटाइट कम है, लेकिन फिर भी वेट गेन हो रहा होता है, और मैक्सिडीमा वगैरह होता है। जबकि इसमें एक्सोपैथेलमास होता है, मतलब उसकी आंखें से फटी फटी लगती हैं। ये सारे मसले होते हैं जब उसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो। अब ये भी हमारा कंसर्न नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है इसकी फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट से कि अगर एक पेशेंट आ गया हाइपरथायरॉयडिज्म का तो हम उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सो हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ है ना, उन स्ट्रैटेजीज़ को हम 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि जो आयोडाइड की जो ट्रांसपोर्ट थी उसको हम ब्लॉक कर दें। कर सकते हैं ना। सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट थी इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कर दें, ब्लॉक कर दें। तो इस ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने के लिए
इस ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने के लिए वो कहता है जो पहली स्ट्रेटजी है कि हम आयोडाइड की ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दें। इस आयोडाइड की ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने के लिए एनाइंस मौजूद हैं और उन एनाइंस में कौन सा आ जाता है, एक हमारे पास आ जाता है परक्लोरेट आइन, ठीक है, और एक आ जाता है थायोसाइनेट। क्या आ जाता है, थायोसाइनेट आ जाता है, ठीक है, जो HCN कहलाता है मेरा ख्याल है। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, परक्लोरेट यानी OCl। अब ये जो HCN और OCl है ये क्या करते हैं कि ये उस ट्रांसपोर्टर, सोडियम ट्रांसपोर्टर के साथ जो आयोडाइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा था उसके साथ कंपेटिटिवली कम्पीट करते हैं आयोडीन की निस्बतन और ख़ुद ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और आयोडीन को अंदर जाने नहीं देते। लेकिन वो कहता है कि जो परक्लोराइड है इसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि ये पेशेंट के अंदर एप्लास्टिक एनीमिया कॉज कर देता है। सो दैट्स वाई हम इसको बहुत रेयरली ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि उसके ऊपर परऑक्सीडेज एक्ट कर रहा था और परऑक्सीडेज उसके ऊपर एक्ट करके उसकी क्या करा रहा था, ऑक्सीडेशन करा रहा था, उसकी ऑर्गेनिफिकेशन करा रहा था, उसकी कपलिंग करा रहा था। और यही परऑक्सीडेज पेरीफ्री में T4 को T3 में कन्वर्ट भी कराता है, ठीक है। तो अब दूसरा हमारे पास चॉइस क्या होनी चाहिए कि हम क्या कर दें, परऑक्सीडेज को इनहिबिट कर दें। परऑक्सीडेज को इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें हम कहते हैं थायोमाइड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, थायोअमाइड्स कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये इनहिबिट कर देती हैं किसको, परऑक्सीडेज को। ज़ाहिर है ये परऑक्सीडेज को इनहिबिट करेंगी तो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के जो तमाम स्टेप्स हैं वो सारे के सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। अब इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग आ जाती है, तो इसमें इसने बताई दी है बुक के अंदर प्रोपियोथायोयूरेसिल और मीथामजोल है, ठीक है। कौन सी दो ड्रग्स हैं, प्रोपियोथायोयूरेसिल, ठीक है, PTU से याद रख लो। और दूसरी हमारे पास क्या है, मेथीमजोल, दूसरी क्या है, मेथीमजोल। उसके बाद वो ये कहता है कि जो मेथीमजोल है वो पेरीफ्री में जाके T4 की जो T3 में कन्वर्जन है उसको भी नहीं होने देगा, ठीक है जी। उसके अलावा ये अंदर भी सारे स्टेप्स को ब्लॉक कर देंगे, यानी कि ये उसकी सिंथेसिस को भी ब्लॉक कर देंगे, ऑर्गेनिफिकेशन को, कपलिंग को, सारे स्टेप्स को ब्लॉक कर देंगे। दोनों में एक सिग्निफिकेंस है, एक बात जो आपने यहाँ से याद रखनी है वो ये कि जो प्रोपियोथायोयूरेसिल है ना, ये प्लेसेंटा को इतनी सिग्निफिकेंटली क्रॉस नहीं करता फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। सो ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछी जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में तो वो प्रोपियोथायोयूरेसिल है फॉर हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि ये ना तो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है इतनी एफिशिएंटली, ना ही ये ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट होती है, ना ही ये फिर फीटस में जाएगी और उसमें कुछ एनॉमलीज करेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि प्रोपियोथायोयूरेसिल ड्रग ऑफ चॉइस है स्पेशली प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। और मेथीमजोल जो है उसको हम प्रेफर करते हैं, उसको भी हम प्रेफर करते हैं अगर वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है, वो हमें दिन में एक बार देनी पड़ती है और वो प्रोपियोथायोयूरेसिल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वो ये कहता है कि ये बात आप नोट करें कि ये क्या कर रहा है, ये फॉलिकल के अंदर जाने नहीं दे रहा, नहीं को ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होने दे रहा, कपलिंग नहीं होने दे रहा वगैरह वगैरह। लेकिन जो थायराइड पहले से T3 T4 बन के पड़े हुए हैं ना वो तो रिलीज़ होंगे। सो जो पहले के बने पड़े हुए होंगे वो रिलीज़ होते रहेंगे और पेशेंट में जो इफेक्ट है वो तकरीबन हफ्ते बाद या कुछ दिनों के बाद आएगा, इसका लेट ऑनसेट होता है, ठीक है। अब अगर हमने पेशेंट को ये थायोअमाइड्स दे दी यानी प्रोपियोथायोयूरेसिल और मेथीमजोल दे दी है तो एडवर्स इफेक्ट क्या आ सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट में वो कहता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंटली वस्कुलाइटिस हो सकता है, वेसल की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, माइलोसप्रेशन करता है, एक ग्रेन्यूलोसाइटोसिस हो सकती है, उसके अलावा हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो सकता है और लिवर के फंक्शंस भी ऑल्टर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे इफेक्ट रिवर्सिबल होते हैं, अगर हम पेशेंट के लिए ड्रग छुड़वा देंगे तो इन इफेक्ट्स को हम रिवर्स कर सकते हैं, इतनी कोई खतरे वाली बात नहीं है। थर्ड बात ये है सर्जरीज़ वगैरह में यूज़ की जाती है। थर्ड चीज़ हमारे पास थर्ड ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम आयोडीन का अपटेक बढ़ा दें, हम पेशेंट को आयोडाइड साल्ट और आयोडीन देना शुरू कर दें, ठीक है। हम पेशेंट को क्या दे दें, आयोडाइड साल्ट्स दे दें और क्या देना शुरू कर दें, आयोडीन दे दें। अच्छा देखो आयोडीन जो है वो अंदर तो जाता है, सही है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर जाता है, लेकिन अगर हम आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे ना तो ये ट्रांसपोर्टर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड फिर नहीं करेगा, डीसेंसिटाइज हो जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा और उसको अंदर ट्रांसमिट भी नहीं करेगा। जब उसको अंदर ट्रांसमिट नहीं करेगा, इतना ज़्यादा हमने आयोडीन दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्टर ही ब्लॉक हो गया, आयोडीन अंदर नहीं जाएगा तो थायराइड भी नहीं बनेगा। उसके अलावा वो कहता है कि थायराइड ना सिर्फ थायराइड हार्मोन जब नहीं बनेंगे तो इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाएगा, सो इसकी तरफ ब्लड सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी और ये साइज़ में श्रिंक कर जाएगा। अब इसकी सर्जरी करना और इसको निकालना पेशेंट की बॉडी से आसान हो जाएगा क्योंकि इधर ब्लड भी कम जा रहा है, ब्लीडिंग भी कम हो गई, साइज़ भी रिड्यूस हुआ है, तो इसको फिर सर्जरी करना जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो इसको हम देते हैं बेसिकली सर्जरी से पहले
तो इसके लिए इसने मेंशन किया हुआ है कि स्पेशली हम सर्जरीज़ वगैरह से देते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी कि जो आयोडीन की ट्रांसपोर्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक हो जाती है तो थायराइड हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज नहीं होता, वो सिंथेसाइज नहीं होता तो मेटाबॉलिज्म कम, तो ब्लड फ्लो जब कम होता है तो उसका साइज श्रिंक कर जाता है और उसको हम ईजिली बॉडी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इसका इफेक्ट जो है वो 2 to 7 डेज़ के बाद आता है और ये स्केप हो सकता है हफ्तों बाद, अगर आप जो है वो सर्जरी कर चुके हुए हो, उसको अगर आपने रिमूव नहीं किया हो, कोई माइनर सर्जरी वगैरह परफॉर्म करनी थी तो दोबारा से वो ट्रांसपोर्टर काम करना शुरू कर देंगे। अब इसको हम देते कहाँ हैं, हम सोल्यूशन की फॉर्म में देते हैं। कहता है इसके लिए एक होता है लुगोल सोल्यूशन। ठीक है, इस लुगोल सोल्यूशन में क्या होता है, आयोडीन भी होती है और साथ ही साथ पोटाशियम आयोडाइड भी होता है। ठीक है, दूसरी बात है हम इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन दे सकते हैं और सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, पोटाशियम आयोडाइड होता है। एडवर्स इफेक्ट ये है कि इसमें बी पेशेंट को जो है वो इसकी वजह से रैशेज हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेटालिक टेस्ट सा आता है उसके मुंह में। ठीक है, और उसके अलावा कहता है कि उसको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये वाले हमारे पास जो हैं वो इसके यूजेस हैं। अब एक और बात ये है कि हमने क्या किया, हमने तो उसकी ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दिया, हमने ज़्यादा अमाउंट दे के उसकी ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट किया, हमने उसकी कपलिंग को ऑर्गेनिफिकेशन इनको इनहिबिट कर दिया। एक और तरीका ये है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, हम कोई ऐसी चीज़ दें फॉलिकल के अंदर, हम कोई ऐसी चीज़ बाहर से भेज दें कि वो फॉलिकल जितना भी थायराइड हार्मोन यहाँ पे फालतू बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको खा जाए, ख़त्म कर दे, दबा कर दे। तो ये काम कौन कर सकता है, ये काम कर सकता है रेडियो एक्टिव आयोडीन। ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या कर सकता है, उसकी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो हमने उसकी सिंथेसिस को तो ब्लॉक किया, हम उसको इंट्रा सेलुलरली क्या भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और इसके लिए कौन सा दिया जाता है, आयोडीन 131। जब आयोडीन 131 देते हैं तो ये इसके इधर कोलाइड के अंदर कंसनट्रेट होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे थायराइड हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है जी, थायरोटॉक्सिक्स कॉसेज में हम ये देते हैं लेकिन ये इनहिबिटेड होता है, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स में ये नहीं देना चाहिए। उसके बाद कहता है कुछ अदर ट्रीटमेंट्स भी हैं। ये 4 ट्रीटमेंट आपको समझ आ गया, उसके अलावा बस थोड़ी सी बात है कि कुछ अदर ट्रीटमेंट भी हैं, क्योंकि हमने कहा कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म में ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, पेशेंट जो है वो ट्रैकीकार्डिया के साथ आपके पास आता है। तो इस ट्रैकीकार्डिया को इनहिबिट करने के लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे सिम्टम्स की बेस पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रैकीकार्डिया को इनहिबिट करने के लिए क्या दे सकते हैं जी, बीटा ब्लॉकर। याद है ना कितनी डिटेल में पढ़े। सो बीटा ब्लॉकर जब हम देंगे तो ये उसके ट्रैकीकार्डिया और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को कम कर देगा, सो उसके सिम्टम्स को ट्रीट करेगा। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। उसके बाद वो कह रहा है कि जब हम ये बीटा ब्लॉकर देंगे, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन है, प्रोप्रानोलोल देंगे, तो ये T4 की T3 में कन्वर्जन भी रोक देती है। सो इस तरह से भी इसका हाइपरथायरॉयडिज्म में रोल होता है। और आखिरी बात वो कहता है कि हम एंटी रिदमिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। एंटी रिदमिक ड्रग्स में हमने कौन सी ड्रग देनी है, अमाइडरॉन। हमने पढ़ी थी अमाइडरॉन को बहुत डिटेल में, मेरा मार्कर भी खत्म हो गया। अमाइडरॉन को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था अमाइडरॉन के बारे में, कि ये जो अमाइडरॉन होती है, हाँ हमने पढ़ा था कि जो अमाइडरॉन होती है इसके बड़े मिक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि अमाइडरॉन जो है उसका किसी ना किसी तरह से थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्शन है। अब मसला सिर्फ ये इतना सा आ गया कि हो सकता है कि जो अमाइडरॉन है वो पेशेंट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म करा दे, हो सकता है अमाइडरॉन जो है वो उसके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म करा दे, और ये भी पॉसिबल है कि अमाइडरॉन उसके अंदर इन्फ्लेमेशन करे। अगर उसकी टेंडेंसी है वो पेशेंट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म करा रही है, थायराइड को बहुत कम कर रही है, तो इसके साथ हम बाहर से थायराइड हार्मोन देना शुरू कर देंगे। अगर वो हाइपोथायरॉयडिज्म करवा रही है, हाइपरथायरॉयडिज्म करवा रही है, तो हम साथ में क्या देना शुरू कर देंगे, T3 T4 का के ब्लॉकर्स देना शुरू कर देंगे, थायोमाइड्स देना शुरू कर देंगे। और अगर वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है तो हम साथ में क्या देना शुरू कर देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो यूँ हम थायराइड के जो एडवर्स इफेक्ट है उनको ओवरकम कर सकते हैं। सो इतनी सी बात है बच्चों जी, हमने जो पढ़ ली। और हमने क्या पढ़ लिया, हमने सारी बातें की कि किस तरह थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आता है, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, किस तरह वो T3 T4 बनाता है, T3 T4 क्या काम करते हैं। अगर T3 T4 कम होंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो बाहर से थायराइड हार्मोन दे देंगे हम। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा हो गया है तो फिर हमने इसका ब्लॉकेज करना। ब्लॉकेज हमने डिफरेंट स्टेप्स पे देखा। हम इसकी ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, पेरोक्सीडेज को ब्लॉक कर सकते हैं, हम आयोडीन साल्ट ज़्यादा दे देंगे, और ये बिफोर सर्जरी या थायराइड स्टॉर्म के केस में दिया जाता है। या फिर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन दे के उसको अंदर डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, या फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोलोल या अमाइडरॉन दे के। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ें आती हैं।